जैसे आपने बोला कि मतलब 12th के बाद बीए सही रहेगा यूपीएससी के लिए, तो ऐसे तो 11th में भी आर्ट लेंगे तो पीसीएम से तो बेहतर है वो भी। अभी आप 11th में आए 12th में? 12th में आऊँगा, मतलब 11th का एग्ज़ाम है कल से। देखिए अब तो आपने ले लिया ना, तो अब साइंस से ही आपको करना पड़ेगा। जो 11th कर लिया तो 12th भी साइंस से ही करना पड़ेगा। जिन्होंने नहीं लिया है वो आर्ट्स से कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं, अच्छा रहेगा, हेल्प मिलेगी उसमें। जैसे कि आप बता रहे थे कल आपके फादर जो हैं किसान हैं वो भी, तो ऐसी कौन सी डिफ़िकल्टीज थी जो आपने फेस की एज ए मतलब डॉक्टर है जैसे आप उनकी? देखिए फेस करनी पड़ेगी ना, क्योंकि हम भी किसान मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कोचिंग करना हर बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन कोचिंग से बहुत बड़ी हेल्प मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस समय पे मैंने तैयारी करनी शुरू की थी उस टाइम पे स्मार्टफोन या ऐसी कोई इतना 4G और वाईफाई इन सब चीज़ों की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी यही लगी कि मैं दिल्ली जाके किसी अच्छी कोचिंग सेंटर में एडमिशन नहीं ले पाई। और उसकी वजह केवल ये नहीं थी कि मेरे पापा किसान थे, इसकी वजह एक ये भी थी कि मैं जॉब करती थी ऑलरेडी और मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती थी। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में भी इसका मतलब कुछ योगदान है, या स्मार्ट वर्क जो हार्ड वर्क से ही होके गुजरता है? देखिए हार्ड वर्क का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन हार्ड वर्क किस दिशा में किया जाए, अगर आप सही दिशा में करेंगे तो वही स्मार्ट वर्क है। सही दिशा में आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि आप हमेशा अपने जो सिलेबस रहेगा उसे आप अपने सामने रखें। तो सिलेबस को जब आप अपने सामने रखेंगे तो आप फालतू की चीज़ें पढ़ने से बच जाएंगे। कई बार क्या होता है कि आप किसी इतिहास पढ़ रहे हैं मान लीजिए, तो आप कोई शासक है उसके बारे में आप पढ़ने लगे, आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस के अंदर सिर्फ इतना सा पोर्शन इसका पूछा गया है, 10 या 15 मार्क्स में ये आता है मुश्किल से, और तो हमें उसी लेवल से पढ़ना है। ये नहीं है कि आप उसकी पूरी जन कुंडली निकालने लगेंगे। अगर आपको लगेगा अरे ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, औरंगजेब पढ़ रहे हैं तो हमें बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, हमें और पढ़ना चाहिए, इसकी जड़ों तक पहुंचना चाहिए, कहाँ से आया था, क्या हुआ था, क्या नहीं, तो आपकी स्टडी कहाँ चली गई? आप वहाँ भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप बहुत खोज रहे हैं क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, आप हर चीज़ को इधर उधर की घटनाओं को पढ़ रहे हैं जो कि हमारे सिलेबस से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। तो स्मार्ट वर्क वही है कि आप अपने सिलेबस के हिसाब से हार्ड वर्क करें, तो इसे स्मार्ट स्टडी कहेंगे। और कोई ऐसा सब्जेक्ट भी है क्या मतलब जिसे यूपीएससी वाले ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं मतलब तैयारी से, मतलब कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसे वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि हाँ जिसे आता है तो वो तो इसके लायक है? बच्चा पूछना चाह रहा है कि क्या कोई ऐसा विषय है जिसको कि परीक्षा में ज़्यादा महत्ता दी जाती हो कि इस विषय के साथ में ज़्यादा प्राथमिकताएं मिलेंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी मर्जी से अपना सब्जेक्ट विकल्प चुन सकते हैं, अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक विषय को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती हो और दूसरे को ना दी जाती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कौन सा टॉपिक था जो आपने मतलब आपको बहुत बार रिवीजन करना पड़ा, जिसका जो आसानी से समझ में नहीं आया होगा? क्योंकि कई टॉपिक्स तो एक बार पढ़ने समझ में आ जाते हैं, कई को कई बार रिवीजन करना पड़ता है। ऐसे ज़्यादातर टॉपिक्स ऐसे ही थे जिनको मुझे बार बार रिवीजन करना पड़ा, क्योंकि किसी भी इंसान का दिमाग इतना सारा सिलेबस होने के बाद एक ही बार पढ़ के समझ जाए इतना तो मुश्किल है, इतना हाई आईक्यू लेवल मेरा नहीं रहा, तो मुझे बार बार तैयारी एक ही चीज़ की बार बार। कितनी बार रिवीजन किया आपने सारे सिलेबस का? आज तक पता नहीं कितनी बार मैं रिवीजन कर चुकी होंगी और रिवीजन करती जा रही हूँ लगातार। कितने साल लग गए आपको उसमें, 2 या 3? देखिए जब मुझे जो ये डिप्टी जेलर की पोस्ट मिली है, और ये मेरा फर्स्ट ही अटैम्प्ट था, और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो गया जो कि 2015 का था, और अब 2019 में जाके फाइनलाइज हुआ था, और अब मेरी पोस्टिंग हुई है, जिसमें इतना टाइम लग जाता है क्योंकि बहुत सारे केसेस हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, सीबीआई की जांच ये वो लग जाता है बीच में, तो इसकी प्रक्रिया बहुत धीमी है। उसके बाद भी मैं लगातार तैयारी कर रही हूँ और अभी मन मुताबिक सफलता नहीं मिल रही है, तो देखते हैं, क्योंकि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इसलिए और आगे बढ़ने का प्रयास जारी है। मतलब जो अलग से लाइफ के इश्यूज थे और आपने तैयारी को कैसे मेंटेन किया आपने? ये जो यूपीएससी या यूपीपीसीएस की तैयारी होती है, ये आपको पारिवारिक और सामाजिक रूप से काफ़ी प्रभावित करती है, क्योंकि इसमें आप काफ़ी कट जाते हैं परिवार से भी और समाज से भी, तो इसका खामियाजा तो थोड़ा आपको भुगतना ही पड़ता है। लेकिन अगर आपका परिवार फिर भी आपका साथ दे रहा है, समझ रहा है इस बात को, और आपके दोस्त इस बात को समझ रहे हैं कि हमें जो हमारा बच्चा है वो इसलिए समय नहीं दे पा रहा क्योंकि वो हमारे लिए ही कुछ करना चाहता है, इस तरह से अगर उनका सपोर्ट मिल जाए तो फिर सब मैनेज हो जाता है। और अगर सपोर्ट ना मिले तो ये तैयारी करना बहुत टफ हो जाता है, पहाड़ जैसा लगने लगता है। तो अभी आपका एम क्या है? देखिए अगला एम तो मेरा यही है कि एसडीएम की पोस्ट मुझे मिले,
और उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। और यूपीएससी का अटैम्प्ट भी देने की कोशिश करूँगी, लेकिन मैं यूपी में ही जॉब करना चाहती हूँ, इसलिए एसडीएम और यूपी पीसीएस मेरे लिए बेहतर विकल्प होगा, क्योंकि साथ में मुझे अपनी जिम्मेदारियाँ और अपनी वर्तमान जो नौकरी है उसके प्रति भी अपने कर्तव्यों को निभाना है। तो जो एसडीएम होता है वो यूपीपीएससी में आता है? हाँ, यूपी पीसीएस के थ्रू आप बन जाएंगे, ये हाईएस्ट पोस्ट है। वो जो मतलब ऐसे कहते हैं कि भ्रष्टाचार होते हैं, तो अधिकारियों को भ्रष्टाचार में रोकने का मतलब इनका तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आपने वैसे ऐसे कोई एडवाइस राय बनाई होगी अपनी कि मैं पोस्ट के बाद ऐसे मतलब भ्रष्टाचार नहीं करूँगी कुछ, या फिर कोई मतलब ऐसा कुछ काम करेंगे जिससे भ्रष्टाचार रोकने में बहुत सहायता मिले? देखिए, जो सरकार हमें कर्तव्य देगी करने के लिए, हमारा जो सरकारी नौकर होते हैं उनका कोई भी ऐसा खुद नीति नहीं बनाते हैं, लेकिन हाँ, बहुत सारी चीज़ों में वो अपनी जो नवीन विचार हैं वो ला सकते हैं, तो वो ही लाने की मैं कोशिश करूँगी और ईमानदारी से और निष्पक्षता से हर काम को करूँगी और कोशिश करूँगी कि भ्रष्टाचार बिल्कुल ना फैले। तो कोई यूट्यूब पे कोई चैनल हो सजेशन कर दीजिए हमें, और नोट्स के लिए कोई वेबसाइट जिससे सही नोट्स मिले। देखिए, उसके लिए मैं आपको बाद में सजेस्ट करूँगी, वो इसलिए क्योंकि पहले मैं चाहती हूँ कि आप NCERT पढ़ के अपना जो है जो बेस है उसे मजबूत कर लें आप, क्योंकि अभी से ही आप तरह तरह की वेबसाइट्स और लेक्चर्स के चक्कर में पड़ जाएंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तब ऐसे कुछ कोर्सेज चलाते हैं अच्छे इंस्टीट्यूट, जिनमें फ़ीस लेकर, ना कि फ्री, फ़ीस लेकर आपको सिलेबस उपलब्ध कराया जाएगा और उसे आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। जो इंटरव्यू ये यूट्यूब पे दिखाए जाते हैं कि यूपीएससी का इंटरव्यू ये रैंक ये मतलब ये रियल होते हैं, फेक बना देते हैं। जैसे कि दृष्टि IAS पे मॉक इंटरव्यूज होते हैं, मॉक इंटरव्यूज़ जो हैं वो इस तरह से हैं कि आपको जैसे इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाती है, इंटरव्यू की कोचिंग समझ लीजिए उसे एक तरह से आप, जैसा आपके रिटन एग्ज़ाम का टेस्ट सीरीज चलती है, इसी तरह से मॉक इंटरव्यूज़ की भी चलती हैं। अगर आपका मेंस में सिलेक्शन हो गया है तो दिल्ली जाकर या बड़े शहरों में जाकर अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट मॉक इंटरव्यूज़ कराते हैं, जिसमें एक वैसा ही वातावरण तैयार किया जाता है जैसे कि यूपीएससी या यूपीपीएससी में होता है इंटरव्यू के टाइम पे, और उसमें बाकायदा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स, पत्रकार और गणमान्य व्यक्तियों को बुलाया जाता है, जो इंटरव्यू बिल्कुल उसी तरह से लेने का प्रयास करते हैं जैसे कि आपका इंटरव्यू भविष्य में होने वाला है। यानी सीधे शब्दों में कहें, फेक नहीं कहेंगे, वो एक नाट्य रूपांतर होता है जिससे कि आपको वास्तविकता का आभास कराया जा सके। उसमें नाट्य रूपांतर भी उसे नहीं कहेंगे, वो वास्तव में आपकी नॉलेज और आपके स्किल्स को चेक करते हैं और उससे आपकी झिझक खुल जाती है। बस झिझक खुल जाएगी आपकी, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करना सीख जाएंगे। उसके बाद में ये भी बताया जाता है इंटरव्यू लेने के बाद में, मॉक इंटरव्यू, कि आपकी कमी कहाँ कहाँ रही और आपको किस तरीके से इस सवाल का और अच्छे से उत्तर देना चाहिए था। यानी कि जो इंटरव्यू देने वाले होते हैं वो बिल्कुल एस्पिरेंट्स ही होते हैं, जिनका वास्तव में इंटरव्यू कुछ दिनों बाद होने वाला होता है। बहुत सुंदर। मतलब जैसे आप इंटरव्यू के लिए गए होंगे तो आपके साथ हजारों लोगों ने इंटरव्यू दिया होगा, तो अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि हम आपको ही क्यों चुनेंगे, तो ऐसे आप में क्या खास क्वालिटीज़ हैं, तो आपका जवाब क्या होता? देखिए, मेरा जवाब यही होता कि मुझे लगता है कि मैं सक्षम हूँ। जब मैं यहाँ तक पहुँची हूँ रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करके और आपके सामने आपके हर प्रश्न का सही उत्तर दे रही हूँ, तो मैं वास्तव में सक्षम हूँ कि आपके द्वारा जो कर्तव्य मुझे दिए जाएंगे मैं उन्हें अच्छे से निर्वाह उनका कर पाऊँगी। और बाकी आप पर डिपेंड करता है, आप लोगों की पर्सनैलिटीज़ को अच्छे से जज कर सकते हैं कि कौन बेहतर है और कौन नहीं है, उसी हिसाब से उस स्वयं अपना निर्णय लें। जैसे मतलब आपके साथ बहुत से लोगों ने ये पेपर दिया होगा या फिर कई साल से ट्राई कर रहे होंगे, लेकिन आपका पहले ही इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ, तो आपको नहीं लगता कि आप में कुछ ऐसा मतलब उनसे अलग तो होगा? देखिए, मैंने कोई इतने बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग नहीं की है, या दिल्ली जाकर कहीं कोचिंग नहीं की जहाँ पर मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये पता चल जाए कि किसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, या इससे तुलना कर सकूँ कि मैं किसी से कम हूँ या ज़्यादा हूँ। और मैं इस बात में विश्वास करती हूँ कि जो यूपीएससी की लगन से तैयारी कर रहे हैं और जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उनका स्तर लगभग बराबर है। और वहाँ पर एग्ज़ाम के अंदर आप कैसा प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को लिखित परीक्षा में, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो उन्हें नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है लेकिन प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, कॉपी में लिख नहीं पाते हैं अपने आंसर्स जो हैं। तो जो कमज़ोर होते हैं वो अच्छे से लिख लेते हैं, कई बार उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो डिपेंड करता है, लक भी डिपेंड करता है और बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। टाइम मैनेजमेंट डिपेंड करता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट डिपेंड करता है आपका कि किस तरह का है, आपका प्रेजेंटेशन डिपेंड करता है,
फिजिकली भी, और जो आपका लिखित रूप में प्रेजेंटेशन है वो डिपेंड करता है। बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आपको सभी चीज़ में लगभग बेहतर बनना है। परफेक्शन तो देखिए धीरे धीरे मेहनत से ही आता है। जैसे मतलब तैयारी करते हैं तो कई बार भी जाते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ों से अपना मनोरंजन करें जिससे माइंड भी डाइवर्ट ना हो? क्योंकि अगर बॉलीवुड की तरफ चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि माइंड डाइवर्ट होगा। तो ऐसी कौन सी मतलब क्रियाएं करें जिससे मनोरंजन भी हो जाए और हमारा YouTube चैनल देखा करो कृष्ण मंदिर की तो अध्यात्म भी तो जरूरी है ना। देखिए थोड़ी थोड़ी सभी चीज़ें करें, आध्यात्मिक भी करें, चैनल भी देखें और मूवीज़ भी देखें। ऐसा नहीं है कि आपको एक मूवीज़ अच्छी लगी तो मैं आज 4 मूवीज़ देख लूँगा। हफ्ते में एक मूवी देख लीजिए, ठीक है। और कंट्रोल में कीजिए ये सारी मनोरंजन वाली चीज़ें। फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा कीजिए और उससे आपका दिमाग भी खुलेगा और हेल्थ भी अच्छी बनी रहेगी और स्वस्थ दिमाग रहेगा, स्वस्थ शरीर रहेगा तो स्वस्थ दिमाग रहेगा आपका। आपके पास टाइम बहुत कम होगा ना, मतलब पसंद तो बहुत है। थैंक यू। हाँ, अभी टाइम कम है क्योंकि कुछ बाहर जाना है। हाँ, अभी एक आध प्रश्न आप कर सकते हैं। चलो एक प्रश्न तो है, मतलब जैसा आपने बोला कि मैं कोई भी तैयारी करेगा इस चीज़ की तो दुनियादारी से हट जाएगा ध्यान, तो फिर आपका ध्यान मतलब अंकुर भाई की तरफ कैसे अट्रैक्ट हुआ जब आप हट गए थे? क्योंकि वो तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन था ही नहीं, वो तो पहले से सेट हुआ होगा। नहीं, वो ड्यूरिंग प्रिपरेशन ही था और वो प्रिपरेशन की वजह से ही था। और हम दोनों ही पढ़ने में बहुत अच्छे थे और पढ़ाई में एक दूसरे की हेल्प किया करते थे। और ये पढ़ाई लिखाई से संबंधित ही बॉन्डिंग थी जो बाद में सिलेक्शन के बाद जो भी परिणाम तक पहुंची। जो नेगेटिव्स हमारे पास मतलब जो लोग होते हैं वो किस तरह हेल्प करते हैं? क्योंकि वो तो डीमोटिवेट का काम करते हैं ना एक तरह से। जब भी कोई नेगेटिव इंसान आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करे या डीमोरलाइज करने की कोशिश करे तो समझ लीजिए कि आप बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रहे हैं और आप और स्ट्रांग हो जाइए अंदर से कि इसका मतलब मैं कुछ हूँ या फिर मैं बहुत बड़ी चीज़ बनने जा रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे पीछे खींचने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए और इरादे मजबूत हो जाते हैं उससे, और आप भी ऐसा ही कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। खैर, बाकी के प्रश्न आप अगली बार जब शिवानी यहाँ पर आएगी तो तब आप कर सकते हैं। अभी हमारी जो बात थी, ये जो इंटरव्यू था, जो आपके प्रश्न थे, बड़े सुंदरता के साथ में, बड़ी खूबसूरती के साथ में शिवानी ने इसका उत्तर दिया। हम बहुत आशीर्वाद देते हैं आप बच्चों को भी, शिवानी को भी। आप इसी प्रकार आगे बढ़ते रहिएगा और अपने प्रश्नों को लेकर बार बार आइएगा और जीवन में तरक्की कीजिएगा। हरे कृष्णा।